आज हम लोग बड़े ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है बाबर। आज हम लोग बाबर के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एक कैरेक्टर का जो एक रोल होता है वो उस साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बाद हम लोग अलग अलग टॉपिक जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां इस तरह से बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के। यानी कि कभी कभी जैसे मूड करता है आज बाबर को पढ़ाना है, आज अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाना है, तो ऐसे ही मेरा मन किया कि आज बाबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बाबर कौन था, कहां से आया, भारत में आने के बाद बाबर ने क्या किया और कैसे पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में एक नए साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना की और ये मुगल वंश कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो बाबर कैसे एक दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति और कैसे भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन बैठा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत हम करेंगे बाबर के बैकग्राउंड की कि बाबर कहां से और क्यों भारत में आया। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बहुत पूछ लिया जाता है, जितने भी शासक हैं इनके जो पूरे नाम हैं इनसे बहुत प्रश्न आता है, तो इसको याद रखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और भारत में इसने जो अपना राज्य किया, मुगल वंश की स्थापना के बाद जो शासन किया भारत में, बहुत छोटा शासनकाल था इसका, मात्र 4 वर्षों तक बाबर जो है भारत में मुगल वंश का शासक बन के रह पाया। तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर राज्य किया। अब बाबर की अगर हिस्ट्री हम देखें कि बाबर कौन था, कहां से आया, तो सबसे पहली बात यहां निकल के आती है कि बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। आपको फरगना याद रखना है और ये ट्रांस आक्सियाना याद रखना है। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस आक्सियाना के फरगना प्रांत में एक छोटी सी रियासत में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। और यह उमर शेख मिर्जा फरगना की जागीर का मालिक था। ठीक है, ये जो फरगना जहां पर जन्म हुआ था बाबर का, उस फरगना की जो जागीर या रियासत थी उसका मालिक कौन था? इसका मालिक था बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा। और इसकी जो मां थी, बाबर की जो मां थी, इनका नाम कुतलुग निगार खां था। कुतलुग निगार खां नाम था बाबर की मां का। तो बाबर की मां और पिता का नाम ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबर पिता के पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृ पक्ष की ओर से बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। और इस प्रकार से बाबर में तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। देखिए, बाबर की जो माता थी वे चंगेज खां के वंशज से संबंध रखती थी और जो बाबर के पिता थे वे तैमूर लंग, जिसको इतिहास में कहा गया है, तैमूर की ओर से, पितृपक्ष की ओर से, यानी कि तैमूर के वंशज से बाबर का संबंध पिता के साइड से था और चंगेज खां से जो उसका संबंध था वो माता की ओर से था। और चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों ही बहुत बड़े लड़ाकू जाति से थे। ये आक्रामक, जो एक तरह से आक्रमणकारी थे, उनके रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग इतिहास में अलग अलग टॉपिक में चंगेज खां और तैमूर लंग के बारे में बात करेंगे। तो एक प्रकार से दोनों लड़ाकू जातियों का रक्त जो है वो बाबर में था। एक तरफ तैमूर लंग और दूसरी तरफ चंगेज खां के रक्त से संबंधित होने के कारण तैमूर जो बाबर है इसमें एक अलग प्रकार का संघर्ष करने की क्षमता और शक्ति थी। और इसी संघर्ष करने की क्षमता और शक्ति का प्रयोग करके बाबर फरगना से आकर के भारत में इसने विशाल और विस्तृत साम्राज्य का स्वामी बना। उसने यहाँ एक नए साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। यह बहुत पूछा जाता है कि बाबर जो है किस वंश से संबंधित रखता था। देखिए, बाबर वैसे तो तुर्क था, बाबर तुर्क ही था, लेकिन तुर्कों में भी जो तमाम नस्लें होती हैं ना, तो तुर्कों की एक विशेष नस्ल जिसका नाम था चगताई वंश, इसी से संबंधित था बाबर। ये कुछ फैक्ट हैं बाबर के बारे में जो पूछ लिए जाते हैं।
बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। तो 11-12 वर्ष का छोटा सा जो बाबर था, अल्प आयु का इमेच्योर बाबर था, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो फरगना की गद्दी को संभालने की जिम्मेदारी बाबर पर आ गई। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। यानी कि बाबर अपने साम्राज्य को, अपनी जागीर को सुरक्षित रखने के लिए, फरगना की छोटी सी जागीर का जब यह मालिक बना तो अपनी जागीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए जब बाबर निकला तो धीरे धीरे वह भारत की तरफ आता गया। और धीरे धीरे जब बाबर ने अपने आसपास के क्षेत्र को अपनी जागीर में मिलाना शुरू किया तो बाबर के क्षेत्र की सीमाएं भारत की सीमाओं के नजदीक आ गई और फिर भारत की समृद्धशाली जो जमीन है, जो संपत्ति है, उस पर भी बाबर की नजर पड़ी और बाबर ने भारत विजय की योजना बनाई। ठीक है, बाबर को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। इतने विरोधी थे इसके कि एक को समाप्त करता तो दूसरा खड़ा हो जाता। तो बाबर शुरू से ही लड़ाकू प्रवृत्ति का था, ये कभी भी शांत होकर नहीं रहता था, हमेशा एक जगह विद्रोह समाप्त किया तो दूसरी जगह विद्रोह हो गया। तो इस तरह से निरंतर लड़ने की जो प्रवृत्ति इसके अंदर थी, उसी प्रवृत्ति का फायदा इसको मिला भारत में। जब पानीपत का युद्ध हुआ तो कैसे इसने एक विशेष रणनीति के द्वारा मराठों की विशाल सेना को परास्त करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और कुल मिलाकर के यहां पर जो पानीपत का युद्ध था, जिसमें जो एक प्रकार से बाबर के जो विरोधी थे उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, नंबर में उनकी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन रणनीति और कुशलता में बाबर की सेना का कोई सामना नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण यही था कि बाबर निरंतर युद्ध में संलग्न रहने के कारण उसकी सेना भी कुशल थी और जो बाबर का जो एक नेतृत्व था, लीडरशिप था, वो भी उच्च कोटि का था। तो बाबर को उज्बेक सरदार शैबानी खान ने बार बार पराजित किया था। ये जो उज्बेक जो सरदार थे, जैसे उज्बेकिस्तान एक देश है ना, तो इन्हीं जातियों जनजातियों के नाम पर ये देश बने, तो ऐसे ही उज्बेक एक सरदारों का समूह था और उन्हीं उज्बेक सरदार शैबानी खान ने बाबर को कई बार पराजित किया और 1502 ईस्वी में सर-ए-पूल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित करके उसे मध्य एशिया से भगा दिया। यहां बताया जा रहा है कि बाबर मध्य एशिया तक कैसे पहुंचा और फिर वो कैसे भारत तक आया। तो उसके लिए कैसे बाबर को एक तरह से कुदरत ने मौका दिया कि वो भारत की तरफ आए। तो यहां सर-ए-पूल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से भगा दिया। इसी युद्ध में, इस सर-ए-पूल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति या तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। उसने अपने पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, उसने अपने पैतृक सिंहासन के विचार को छोड़कर, यानी कि पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने का जो विचार था उसको छोड़कर दक्षिण पूर्व अर्थात भारत में अपना भाग्य आजमाने के लिए विवश कर दिया। यहां पर ये सर-ए-पूल का जो युद्ध था, इसमें बाबर ने अपने विरोधी उज्बेक सरदार शैबानी खान से युद्ध किया और इस युद्ध में बाबर की जब पराजय हुई तो बाबर यहां से भाग गया और मध्य एशिया से भाग करके जब बाबर आगे बढ़ा और इसी जो युद्ध था, इसी सर-ए-पूल के युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की और उज्बेकों से एक नई युद्ध प्रणाली को सीखा जिसका नाम था तुगलमा या तुलगुमा पद्धति। इस तुलगुमा पद्धति का प्रयोग बाबर पानीपत के युद्ध में भी करता है और इससे उसको बहुत जबरदस्त लाभ प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में बाबर समझ गया कि उसे अब अपने जो पैतृक जागीर है उसके लिए लड़ाई करके अपने समय और शक्ति को व्यर्थ में गंवाना नहीं है, बल्कि बाबर ने अपना समय और अपनी शक्ति दक्षिण पूर्व यानी कि भारत में आजमाने का प्रयास किया। और भारत की राजनीति के संदर्भ में जो बाबर को जानकारी थी उसके आधार पर बाबर जानता था कि भारत में उस समय क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं वो आपस में किस प्रकार से लड़ रही थी। कोई केंद्रीय सत्ता, मजबूत केंद्रीय सत्ता न होने के कारण बाबर को अपना भविष्य भारत में दिखाई दिया और इसीलिए उसने भारत विजय की योजना बनाई।
इसी अवधि में बाबर ने 504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की और पादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बहुत महत्वपूर्ण है इस लाइन में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने काबुल पर विजय कब प्राप्त की, तो बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की 1504 ईस्वी में। और क्या किया, इस विजय को यानी कि काबुल विजय बाबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि काबुल को विजय करने के बाद ही बाबर भारत के और नजदीक आया और भारत को जीतना बाबर के लिए आसान हो गया। तो जब 1504 में बाबर ने काबुल को जीता, तो काबुल को जीतने के बाद उसने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण का मतलब एक ऐसी उपाधि जिससे बाबर के व्यक्तित्व को और ऊंचा करके देखा जा सकता था, सम्मानजनक व्यक्तित्व उसका बना। तो वह पदवी क्या थी, पादशाह। और यही पादशाह बाद में भारत में मुगल शासकों ने अपने आप को बादशाह या पादशाह के नाम से संबोधित किया। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह या बादशाह की जो पदवी थी या उपाधि थी वह कब धारण की, कौन से युद्ध के पश्चात। तो यहां पर जवाब होगा काबुल युद्ध के पश्चात 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। तीसरा प्रश्न बनेगा कि इस उपाधि से पहले जब वह फरगना में था, फरगना की जागीर का मालिक था, उस समय बाबर कौन सी उपाधि धारण करता था, तो उस समय बाबर को मिर्जा के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर मिर्जा एक प्रकार के सामंत का सूचक है। जैसे हमारे यहां सामंत होते थे, वह मिर्जा के समान ही महत्व रखते थे, लेकिन पादशाह से सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च शक्ति के रूप में बाबर ने अपने आप को स्थापित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इनको नोट कर लीजिएगा। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में, अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय का भारत कैसा था। तो जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विच्छिन्न बहमनी, ये विजयनगर और बहमनी दक्षिणी राज्य थे। तो विजयनगर एवं बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। ये जो परिस्थिति थी भारत की उस समय कि छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बंगाल का राजा अलग था, मालवा का शासक अलग था, गुजरात का शासक, यानी कि जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे उनमें अपना अपना खुद का राजा था और वे आपस में अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर के लड़ते रहते थे। तो क्षेत्रीयता का बहुत बोलबाला था, केंद्रीय शक्ति का अभाव था और ऐसे में विच्छिन्न भारत को जीतना बाबर के लिए बहुत ही आसान हो रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र किया है। बाबर के बारे में हम कहां से जानते हैं? बाबर के बारे में जानकारी का स्रोत है बाबरनामा। और बाबरनामा में बाबर ने भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक, जलवायु सबके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। बाबर भारत की जलवायु से बहुत प्रभावित था। वह बताता है कि भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है, भारत की नदियां हमेशा 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। तो इस तरह से यह पता चलता है कि वास्तव में बाबर जिस क्षेत्र से आया था वह रेगिस्तानी इलाका था और वहां की जलवायु बहुत शुष्क होने के कारण बाबर भारत की जो नम जलवायु थी या जो मानसूनी जलवायु थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। यह उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में बताया है। तो बाबरनामा में बाबर ने तत्कालीन जो राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी दी है, उससे हमें तत्कालीन भारत के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो बाबर उसमें जो बाबरनामा में जिन मुस्लिम शासकों का जिक्र करता है उनके नंबर 5 थे। कौन कौन से थे? बंगाल में, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों में बाबर कहता है कि इन राज्यों में जो शासक थे वे मुसलमान थे। साथ ही साथ बाबरनामा 2 हिंदू शासकों की बात भी करता है कि 2 राज्य ऐसे थे जो हिंदू शासकों द्वारा शासित थे। पहला था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबरनामा में किन 2 हिंदू राज्यों के बारे में बताया गया है या किन 5 मुस्लिम राज्यों के बारे में बाबरनामा में जिक्र किया गया है, ये बहुत पूछा जाता है। जहां जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उनको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप इनको नोट करके अपने पर्सनल नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय, पूछा गया है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया है। प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि बाबर का समकालीन विजयनगर का राजा कौन था, तो उसका नाम है कृष्णदेव राय। या बाबरनामा में बाबर किस विजयनगर कालीन राजा के नाम का जिक्र करता है, तो उसका भी उत्तर कृष्णदेव राय होगा। तो कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था और हिंदू शासक था, लेकिन उसके बावजूद जो बाबर था उसने तत्कालीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा किसी को माना है, तो वो कृष्णदेव राय है और इसकी तारीफ करता है बाबा अपने इस आत्मकथा में। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार, बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। देखिए, भारत में जब बाबर ने आक्रमण किया या पानीपत का युद्ध हुआ, तो भारत में खासतौर से उत्तर भारत में या दिल्ली पर लोधी वंश का शासक था और इन लोधी वंशों से ही बाबर ने पानीपत का युद्ध किया। तो इस समय जब भारत में आखिर बाबर आया क्यों, क्योंकि आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, जितने भी ज्यादातर बाह्य आक्रमणकारी थे, इनका भारत पर आक्रमण करने के कारणों में से एक कारण जो ये है कि भारत की स्थानीय शक्तियों ने इन बाह्य शक्तियों को अपने निजी हित के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसा ही एक किस्सा यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो पंजाब का सूबेदार था, ठीक है, और पंजाब के सूबेदार का नाम क्या था, दौलत खां लोधी, और दिल्ली में कौन था, ये जो इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी का जो चाचा था वो कौन था, आलम खां लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां लोधी और जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ये स्थानीय राजनीति में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे और ये चाहते थे कि बाबर के आक्रमण से जो इनके विरोधी हैं उनकी शक्ति समाप्त हो जाए। तो एक तरह से ये विश्वासघात का उदाहरण है। और इसी स्थानीय, जब बाबर को पता चला, इस आमंत्रण से ये पता चला कि भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में किस प्रकार से आपसी रंजिश और आपसी मनमुटाव के कारण जो बाहरी आक्रमणकारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है, यह बाबर के लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर का पूरा लाभ बाबर ने उठाया। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। कुछ जो इतिहासकार ये मानते हैं, खासतौर से बाबर के दिए गए उदाहरण के आधार पर, कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में यह लिखा है कि जो ये राणा सागा थे मेवाड़ से संबंधित, इन राणा सागा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यह बात केवल बाबर की आत्मकथा में ही मिलती है, किसी और साक्ष्य में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, कोई दूसरा साक्ष्य इस बारे में नहीं मिलता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है कि राणा सागा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया होगा। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इस प्रकार पानीपत विजय उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। देखिए, भारत पर विजय हासिल हुई 1526 में पानीपत के युद्ध में। तो पानीपत के युद्ध में विजय हासिल होने से पहले बाबर भारत पर 4 बार और आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। तो 5वां सफल आक्रमण जो है वो पानीपत के युद्ध के रूप में हुआ और इसमें बाबर न केवल सफल हुआ बल्कि उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना भी की।
बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया था। इसको नोट कर लीजिए, पहला आक्रमण बाबर ने भारत पर जो किया वो बाजौर पर किया था और ये इसका समय था 1519 ईस्वी। और इसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। जब उसने 1519 में बाजौर पर आक्रमण किया तो इसी आक्रमण में बाबर ने भेरा के किले को भी जीत लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस भेरे के किले को जीतने में उसने पहली बार बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि बार बार पूछा जाता है। और फैक्ट ये है कि आगे एक इसमें टॉपिक और आएगा। भारत में बाबर की विजय के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था वह बाबर का तोप खाना था। और तो इस तोप खाने की बल पर बाबर ने भारत में इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो प्रश्न, और तोप खाने में जाहिर सी बात है कि गोला इस्तेमाल किया जाएगा, तो गोले में बारूद होता है। और भारत में जितने भी राजा हुए इससे पहले, तमाम युद्ध होते आए प्राचीन काल से लेके, उनमें कभी भी बारूद का प्रयोग नहीं किया गया था। भारत में बारूद का और तोप खाने का पहला प्रयोग बाबर ने ही किया है। तो बाबर ने तोप खाने का या बारूद का पहला प्रयोग किस युद्ध में किया, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रयोग बाबर ने बाजौर के युद्ध में किया था, या भेरा के किले पर जब अटैक किया था तब बाबर ने बारूद या तोपखाने का इस्तेमाल किया था। और इसका समय था 1519 ईस्वी। ये ध्यान रखने वाली बात है। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तोप खाना एवं कुशल सेनापतित्व था। मैंने आपको बताया कि अपने से बड़ी बड़ी सेनाओं को, अपने से बड़ी और संगठित सेना को बाबर इसलिए हरा पाया कि एक तो बाबर के पास जो सेनापतित्व या जो लीडरशिप की जो टैलेंट था वह विरोधी जो सेना थी उनमें नहीं था, क्योंकि बाबर ने बहुत सारे युद्ध किए थे। बाबर पूरे जीवन भर युद्ध ही तो करता रहा अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए। तो ऐसे में उसके अंदर जो कुशलता आई युद्ध करने की, जो एक तरह से उसने ट्रेनिंग ले रखी थी, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। और उससे वह अपनी सेना को बहुत रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करता था। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था उसका तोप खाना। तो तोप खाना और कुशल सेनापतित्व के कारण ही बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति को अपनाया। उज्बेकों की युद्ध नीति क्या थी? तुलगमा युद्ध पद्धति। बहुत महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तो वह युद्ध पद्धति थी तुगलमा या तुलगमा युद्ध पद्धति। और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था। इन विधियों का नाम जो इससे पहले जो युद्ध हुए थे उनके आधार पर पड़ा हुआ है। तो जो बाबर ने दो मुख्य नीतियों का पालन किया था पानीपत के युद्ध में, उसमें पहली नीति थी तुगलमा या तुलगमा युद्ध पद्धति और दूसरी थी उस्मानी विधि। इन दोनों विधियों का प्रयोग करके बाबर ने बहुत ही विधिवत और डिसिप्लिन में, अनुशासन में किस प्रकार से युद्ध की रणनीति तैयार की और एक एक बारीकियों पर ध्यान देते हुए इस युद्ध की रणनीति का पालन किया गया और उसे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि को उस्मानी विधि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। उस्मानी विधि क्या होती है कि जो दो गाड़ियां हैं और दो गाड़ियों के बीच में तोप रख ली जाती थी ताकि दिखाई ना पड़े। जब दो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में तोप होगी तो सामने वाले को या सेना को, विरोधियों को दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसी तोप को छुपा करके जब बम चलाए जाते थे तो इससे बड़ी मात्रा में सेना आगे बढ़ती थी और सामने वाली सेना का बड़ा नुकसान होता था। तो इस विधि को उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि को उस्मानी विधि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शाह इस्माइल
खिलाफ युद्ध में किया था। यानी कि उस्मानी विधि को उस्मानी विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरकीब का इस्तेमाल दो गाड़ियों के बीच में तोप छुपा करके चलाने का जो विधान था, जो विधि थी, उसका इस्तेमाल सबसे पहले ये जो युद्ध है इस्माइल के खिलाफ हुआ था या उस्मानियों ने किया था, इसीलिए इसे उस्मानी विधि कहा गया है। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। यानी कि जो उज्बेक सरदार थे जो कि जिन्हें समाप्त करने के लिए बाबर ने कई बार प्रयास किया, तो उन्हीं उज्बेकों से बाबर ने यह तुलगमा युद्ध पद्धति को सीखा था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नाम के दो योग्य तुर्की अधिकारियों ने किया था। मैंने बताया आपको कि बाबर के इस पानीपत विजय के पीछे जो कारण मुख्य बताया गया वह था इनकी तोपखाना। और तोपखाने का नियंत्रण कौन कर रहा था? तोपखाने को संभालने वाले दो तुर्की अधिकारी थे, काफी टैलेंटेड थे। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा खां। ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेंगे। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय का मुख्य कारण एकता का अभाव था। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने इस पानीपत के युद्ध में, तो योग्यता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व तथा अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता। जो अफगान सरदार थे वे इब्राहिम लोदी से नाराज थे और इसीलिए अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी का पानीपत के युद्ध में साथ नहीं दिया, बल्कि इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। तो इससे इब्राहिम लोदी को अफगानों की जो वीरता है, जो शक्ति है, उसका फायदा नहीं मिल पाया और इब्राहिम लोदी के पास ना तो एकता थी, संगठन नहीं था, और ना ही उसके पास सेनापतित्व या लीडरशिप की जो एक टैलेंट था वो भी नहीं था, जबकि बाबर के पास ये सब मौजूद था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस प्रकार मध्यकाल का वह प्रथम शासक मित्र ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत भी मारा गया। यानी कि जो पानीपत का युद्ध हुआ इसमें बाबर के जो विरोधी थे, जिनको समाप्त करके बाबर आराम से भारत पर शासन स्थापित कर सकता था, उनको बाबर ने समाप्त कर दिया। और यह पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु इस युद्ध ने भारत के भाग्य का ही नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का भी निर्णय कर दिया। यानी कि इस पानीपत के युद्ध में जब बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी हार गया, तो इससे ये पता चल गया कि कम से कम अब भारत में बाबर को अपना भाग्य आजमाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि अब लोदी वंश भारत पर शासन नहीं कर पाएगा। ठीक है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की एवं दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। जब बाबर ने स्वयं को भारत में स्थापित कर लिया, अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया, तो उसके बाद दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कलंदर। बाबर का एक और नाम था कलंदर। जब बाबर ने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, पानीपत के युद्ध में इसको जीत मिल गई और यह अब तक बाबर द्वारा की गई सबसे बड़ी विजय थी। और इस पानीपत के युद्ध को जीत करके बाबर को भारत जैसा एक समृद्धशाली क्षेत्र मिला। तो इसी खुशी में बाबर ने काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया और उसकी इस उदारता को ध्यान में रखते हुए बाबर को कलंदर कहा गया। ठीक है। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। यानी कि जो बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा,
जब वो पानीपत का युद्ध वह जीत गया तो उसके बाद अपने क्षेत्र विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा शासन को और राजाओं को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बाबर ने कई सारे युद्ध किए। तो जो खानवा का युद्ध किया, इसका मुख्य कारण यह था कि अब बाबर युद्ध करके पानीपत को जीत करके वापस नहीं जाता, अब बाबर को भारत में ही रहना था, इसीलिए उसे अपने और विरोधियों को समाप्त करना था, जिसके लिए उसने खानवा का युद्ध किया। राणा सागा और बाबर के बीच की शक्ति का प्रदर्शन आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। यानी कि दिल्ली पर तो बाबर का नियंत्रण हो गया, लेकिन अपने विरोधियों को नष्ट करने में उसने खानवा का युद्ध, पानीपत के बाद जो दूसरा युद्ध लड़ा वो खानवा का युद्ध था 1527 में। और यह किसके बीच में हुआ? यह बाबर और राणा सागा की सेनाओं के बीच में हुआ। और यह स्थान कहां पर है? आगरा से 40 किलोमीटर दूर। इस युद्ध में राणा सागा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी तथा मेदिनी राय ने भाग लिया था। तो राणा सागा की ओर से कौन कौन था, उनके नाम यहां पर दिए हुए हैं। बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया और मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर या व्यापारिक कर की समाप्ति घोषणा कर दी। देखिए, अब बाबर ये जानता था कि अब केवल अपनी शक्ति के बल पर वह भारत को नहीं जीत सकता था, तो उसने धर्म का सहारा लिया और बाबर ने धर्म के नाम पर लोगों को संगठित किया, सेना को संगठित किया और इसीलिए उसने इसे जिहाद का नाम दिया। जिहाद क्या होता है? जिहाद एक धार्मिक युद्ध होता है जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम समाज एक साथ आ जाता है। तो ऐसे ही जिहाद का नाम दिया। पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद का नाम दिया या किस युद्ध को बाबर ने जिहाद का नाम दिया, तो वो खानवा का युद्ध था। और क्या किया? मुसलमानों को खुश करने के लिए और मुसलमानों का साथ प्राप्त करने के लिए मुस्लिम समाज पर लगने वाला कर, जिसका नाम था तमगा कर, समाप्त कर दिया और इससे मुस्लिम समाज बाबर की तरफ आकर्षित हुआ। बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बहुत महत्वपूर्ण है। गाजी कौन होता है मुस्लिम समुदाय में? जो योद्धा हो और धर्म का प्रचार करता हो। तो स्वयं को योद्धा और धर्म प्रचारक के रूप में स्थापित करते हुए बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की जब उसे खानवा का युद्ध उसने जीत लिया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बाबर एवं राणा की सेनाओं में 1-2 का अनुपात बताया है, जो अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। अलग अलग इतिहासकार बताते हैं कि बाबर की सेना बहुत छोटी थी और राणा सागा की सेना बहुत बड़ी थी, उसके बावजूद बाबर ने जीत हासिल की। बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर अधिकार करने के लिए मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। अब भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा। बाबर को कहीं जाना नहीं है, बाबर को अपना राइट प्लेस मिल गया था, बस वह उसको बढ़ा रहा था। तो चंदेरी पर आक्रमण कब किया बाबर ने? 1528 में। बाबर द्वारा किए गए आक्रमण का क्रम पूछा जाता है तो पानीपत के बाद खानवा और खानवा के बाद चंदेरी, याद रखेंगे। तो इससे क्या हुआ? मेदिनी राय पराजित हुआ और यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने में सहायक हुई। यानी कि जैसे जैसे वह क्षेत्रों को जीतता जा रहा है, उसके क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। बाबर ने इस युद्ध के अवसर पर भी जिहाद का नारा दिया। धर्म का सहारा लेकर के बाबर ने युद्ध जीता और युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। ऐसा प्रमाण इतिहास में मिलता है कि जो धार्मिक आधार देने के लिए जो राजपूत थे, उनकी हत्या भी करवाई यहां पर बाबर ने। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत कर लिया था। बड़ी मात्रा में राजपूत महिलाओं ने अग्नि में कूद करके अपनी सतीत्व की रक्षा की जब उनके पति युद्ध में मारे गए। तो इसका चंदेरी युद्ध में वर्णन इतिहास में मिलता है। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था। ये जो अफगान युद्ध था बाबर के साथ बहुत महत्वपूर्ण था। पूछा जाता है, मैंने बताया युद्ध का पूरा
एक क्रम बना लेना और इसको बार बार रटना। तो 1529 में घाघरा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस घाघरा के युद्ध में जो दो मजबूत राज्यों की सेनाएं थी उनको पराजित किया था बाबर ने। मध्ययुगीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था, यानी कि भारत में अपने अंतिम युद्ध के रूप में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया और इस युद्ध में जल और थल दोनों स्तरों पर यह लड़ाई लड़ी गई। ऐसा यह भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था और यह भारत में बाबर का अंतिम युद्ध भी था। ध्यान रखेंगे इसको। इस घाघरा के युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया, यानी कि बाबर ने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया। अब वह अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार, जो बाबर के साम्राज्य की सीमा का विस्तार सिंध से लेकर के बिहार तथा हिमाचल तथा हिमालय से लेकर के ग्वालियर तक फैल गया था। अब देखिए, बाबर ने दिल्ली से शुरुआत की, पानीपत के युद्ध से शुरुआत की और घाघरा के युद्ध तक उसने अपने साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को कहां तक के लेकर के गया कि उसके साम्राज्य की जो सीमा है वो सिंध से लेकर के बिहार और हिमालय से लेकर के ग्वालियर तक फैल गई। एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया भारत में बाबर ने। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसे वर्तमान में आराम बाग के रूप में जाना जाता है, तो आगरा के नूर अफगान या आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। किंतु बाद में इसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। यानी कि बाबर ने मेहनत तो बहुत की भारत में, लेकिन वह मात्र 4 वर्षों तक ही भारत में राज्य कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। और बाबर ने मृत्यु से पहले ही यह तय कर रखा था कि उसे काबुल में दफनाया जाएगा। तो आरंभ में उसे आगरा में दफनाया गया, जिसे आराम बाग के नाम से जानते हैं, और बाद में उसकी कब्र को निकाल करके काबुल में दफना दिया गया। इसको ध्यान में रखेंगे। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए और नहीं है, अब फिर से नहीं है। सोचिए कि बाबर काबुल की गरीबी या अपने संघर्ष को कितना परेशान हो चुका था कि वहां जो अभावग्रस्त जीवन था उसकी व्याख्या करता है कि जब भारत जैसा समृद्धशाली क्षेत्र बाबर के नियंत्रण में आ गया तो बाबर ने कहा, ये पानीपत को जीतने के बाद कहा कि बस अब भारत जैसा समृद्धशाली देश की चाबी हमारे हाथों में है, अब हमें फिर से काबुल की गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाबर ने भारत आगमन के पश्चात कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कांधार सम्मिलित किए। यानी कि बाबर से पहले कुषाण वंश में काबुल और कांधार भारत की सीमाओं में थे, साम्राज्य में थे, और उसके बाद बाबर ने पहली बार यह काम किया कि काबुल और कंधार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी गई थी, तुझके बाबरी में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों एवं फलों का विस्तृत वर्णन किया है। बहुत प्रभावित था वह भारत से। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष को बताते हैं और इस बात का जिक्र बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया, जब बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा, और इस हुमायूं नामा में उसने उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह एक षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र इब्राहिम लोदी की मां द्वारा किया गया था। और इस गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को विष दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह बात केवल गुलबदन बेगम ने ही लिखी है, कहीं और इसका साक्ष्य नहीं मिला है। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके स्वयं को बादशाह घोषित किया, जबकि इससे पहले के जो शासक थे वे स्वयं को सुल्तान कहकर पुकारते थे। बादशाह शब्द पहली बार भारत में बाबर ने ही शुरू किया था। बाबर बागों का शौकीन था, बाग लगाने का शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय
विधि से एक बाग बनवाया जिसे नूरे अफगान कहा गया, और इसी नूरे अफगान में बाबर को आरंभ में दफनाया गया था। और इस नूरे अफगान का वर्तमान में जो नाम है आराम बाग, जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं या जो कभी आराम बाग में गए हैं, बताइएगा कि आप कभी आराम बाग में गए हैं, और क्या आपको मालूम था कि इस आराम बाग की स्थापना बाबर ने कराई थी। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया, जो कालांतर में चलता रहा। पूछा जाता है कि जो नपाई करने के लिए जैसे इंची टेप होता है ना, वैसे ही बाबर ने इसकी शुरुआत की, जिसे गज ए बाबरी कहा गया। बाबर की आत्मकथा का जो अनुवाद है वो इस्किर्न सहित अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में और श्रीमती बेबरिज ने अंग्रेजी में कराया। तो बाबरनामा का अंग्रेजी और फारसी में अनुवाद किया गया और अलग अलग विद्वानों ने लेखकों ने इसका अनुवाद कराया। इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम अकबर के समय में पायंदा खान ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? बाबरनामा का। एल्फिंस्टन ने उसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। बाबरनामा वाक़ियत-ए बाबरी के नाम से विख्यात है। यानी कि बाबरनामा की तारीफ करते हुए एल्फिंस्टन लिखते हैं कि यह एशिया में पाया जाने वाला पहला ऐसा ग्रंथ है जो वास्तविक घटनाक्रम के ऊपर लिखा गया है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान, इनकी रचना बाबर ने की थी। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसका संकलन करवाया था। और बाबर ने मुंबईयान नामक एक पद्य शैली का विकास भी किया था। बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की थी, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। और बाबर के बारे में लेन पूल ने लिखा है कि बाबर वॉज a mere soldier of सुजल वीडियो हो गया, लास्ट में 5 मिनट कट कर दो। आप 1 मिनट के लिए आओ। नमस्ते। वीडियो हो गया मेरा।